नमस्कार। आज हम एक बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। वहाँ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया और काफी अहम फैसले को चुनौती दे दी है। ये फैसला हजारों कार्यरत शिक्षकों के भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ा है। वही शिक्षक जिन्हें अब शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब कि टेट पास करने को कहा गया है। तो आज सवाल ये उठता है कि क्या सालों का तजुर्बा और जो सरकारी ट्रेनिंग मिलती है वो कानून की नज़र में न्यूनतम योग्यता की जगह ले सकती है। आज की चर्चा में हम इसी सवाल के आसपास रहेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला आखिर है क्या, सरकार ने ये कदम क्यों उठाया, इसके पीछे कानूनी पहलू क्या है और हाँ, क्या कोई राजनीतिक एंगल भी है इसमें। हमारी इस पूरी बातचीत का आधार है यूट्यूब चैनल करियर बिट का एक विश्लेषण। उन्होंने इसके कानूनी और राजनीतिक दोनों ही पहलुओं पर काफी रोशनी डाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस मामले को ठीक से समझने के लिए ना थोड़ा पीछे जाना होगा। इसकी पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। हुआ ये कि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। ये फैसला उन शिक्षकों के बारे में था जो बरसों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन शायद उनके पास वो सारी योग्यताएं नहीं थी जो उस वक्त जरूरी थी। टीईटी भी उनमें से एक है। तो कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भाई, जिन शिक्षकों की नौकरी में अभी 5 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, उन्हें अगले 2 साल में टीईटी पास करना होगा, अनिवार्य रूप से। अच्छा, 2 साल का समय दिया गया। जी। लेकिन कोर्ट ने थोड़ी नरमी भी दिखाई। मतलब जिन शिक्षकों की सर्विस 5 साल से कम बची थी, उनके लिए कोर्ट ने कहा कि ठीक है, उन्हें राहत दी जाती है। संविधान का अनुच्छेद 142 है जो कोर्ट को विशेष शक्तियां देता है। उसका इस्तेमाल करते हुए उन्हें टीईटी की अनिवार्यता से छूट दे दी। एक तरह से मानवीय आधार पर कह सकते हैं। ओके, तो ये तो हुई फैसले की बात। जी। अब सरकार ने क्या किया है? हाँ, तो अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी फैसले के उस हिस्से को चुनौती दी है जिसमें 5 साल से ज्यादा सर्विस वाले शिक्षकों को टेट पास करने को कहा गया है। सरकार ने 16 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका डाली है, रिव्यू पिटीशन जिसे कहते हैं। इसका डायरी नंबर भी है 5343422025। तो मतलब साफ है, सरकार अपने उन शिक्षकों को बचाना चाह रही है जिन्हें टेट पास करने का आदेश मिला है। अच्छा, तो ये तो साफ हो गया कि याचिका किसके लिए है। लेकिन सरकार कोर्ट में कह क्या रही है? मतलब उनका तर्क क्या है, किस बेसिस पे वो ये छूट मांग रही हैं? देखिए, सरकार का जो मुख्य जोर है, जैसा कि करियर बिट का विश्लेषण भी बताता है, वो 2 बातों पर है। पहला है अनुभव। सरकार कह रही है कि भाई, ये शिक्षक नए थोड़ी हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, लंबा अनुभव है इनके पास। और दूसरा तर्क है ट्रेनिंग का। सरकार ये भी कह रही है कि इन शिक्षकों को टाइम टाइम पर डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग भी दी जाती है, स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। तो सरकार की दलील ये है कि जब अनुभव भी है और ट्रेनिंग भी हो रही है, तो फिर उन्हें टेट की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अनुभव और ट्रेनिंग, सुनने में तो ये तर्क काफी वजनदार लगते हैं ना। भाई, सालों से पढ़ा रहा है कोई, ट्रेनिंग भी ले रहा है, तो और क्या चाहिए? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कानूनी तौर पर भी इतने ही मजबूत है? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। देखिए, सरकार जो ट्रेनिंग की बात कर रही है ना, उसको हम मान सकते हैं कि वो बीएड या डीईएलएड जैसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बराबर है। वो स्किल अपग्रेडेशन के लिए होती हैं, जरूरी भी हैं। ठीक है। लेकिन टेट मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो ट्रेनिंग से बिल्कुल अलग चीज है। वो कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है। वो तो शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीई एक्ट 2009, उसकी धारा 23(1) के तहत एक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अच्छा, जी। न्यूनतम योग्यता। जी। इसको लाने का मकसद ही ये था कि टीचर बनने के लिए एक बेसिक स्टैंडर्ड तय हो, ताकि क्वालिटी बनी रहे। ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, एंट्री लेवल की पात्रता परीक्षा है, जो ये देखती है कि कैंडिडेट में पढ़ाने की न्यूनतम क्षमता है भी या नहीं। यानी ट्रेनिंग हुई कौशल बढ़ाने के लिए और टेट हुई न्यूनतम योग्यता साबित करने के लिए। ये फर्क तो बहुत जरूरी है समझना। बिल्कुल। अब आते हैं अनुभव वाले तर्क पर। जैसा कि विश्लेषण इशारा कर रहा है, ये तर्क पहले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था और टिका नहीं था। हमें उत्तर प्रदेश का ही शिक्षा मित्रों वाला केस याद करना चाहिए। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मामला था, काफी हंगामा हुआ था उस पर। क्या हुआ था उसमें? देखिए, शिक्षा मित्र भी सालों से प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे थे। अनुभव तो उनके पास भी बहुत था। राज्य सरकार ने उन्हें असिस्टेंट टीचर के पद पर समायोजित भी कर दिया था, पर मामला गया सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ने उनका समायोजन रद्द कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। पर क्यों? अनुभव तो था उनके पास। इसलिए रद्द किया क्योंकि वो उस समय जो लागू न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता थी, जिसमें कई शिक्षा मित्रों के लिए टेट पास करना भी शामिल था, उसे पूरा नहीं कर रहे थे।
कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि अनुभव कानून द्वारा तय न्यूनतम योग्यता की जगह नहीं ले सकता। तो विश्लेषण यही सवाल उठा रहा है कि अगर शिक्षा मित्रों के मामले में अनुभव का तर्क नहीं चला, तो अब इन्हीं शिक्षकों के मामले में ये कैसे चल जाएगा? ये एक बड़ा कानूनी सवाल खड़ा होता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट का पहले से ही इस पर एक स्टैंड है, एक नज़ीर मौजूद है, तो फिर सरकार की इस याचिका का कानूनी आधार क्या बचता है? क्या आरटीए एक्ट में इस बीच कोई ऐसा बदलाव हुआ है जो अब सरकार के पक्ष को मजबूत करता हो? यहाँ एक और कानूनी नुक्ता है जिसे समझना जरूरी है। आरटी एक्ट में 2017 में एक संशोधन हुआ था। जरूर हुआ था। उस संशोधन से क्या हुआ कि जो शिक्षक जरूरी ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन नहीं रखते थे, मान लीजिए बीएड या डीएलएड नहीं था, तो उन्हें वो हासिल करने के लिए कुछ और वक्त दे दिया गया था। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए मोहलत मिली थी। जी, लेकिन उस संशोधन ने आरटी एक्ट की जो मूल धारा है 23(1), उसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात है उसको खत्म नहीं किया था। और वो न्यूनतम योग्यता क्या है वो तय की थी एनसीटीई ने, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। 23 अगस्त 2010 को एक नोटिफिकेशन आया था। उसमें साफ लिखा था ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन जैसे बीएड या डीएलएड और टेट पास होना दोनों जरूरी हैं। यानी 2017 के संशोधन ने सिर्फ ट्रेनिंग पूरी करने का समय दिया, टेट की अनिवार्यता को नहीं हटाया। बिल्कुल। विश्लेषण इसी बात पर जोर दे रहा है कि जब तक 2017 के संशोधन कानून में फिर से बदलाव करके इन कार्यरत शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता को साफ तौर पर हटाया नहीं जाता, तब तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ अनुभव या ट्रेनिंग के दम पर चुनौती देना कानूनी तौर पर शायद बहुत मजबूत कदम नहीं लगता, क्योंकि अदालतें तो कानून की व्याख्या करती हैं और मौजूदा कानून टेट को न्यूनतम योग्यता मानता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कानूनी नजरिए से देखें तो सरकार का पक्ष शायद उतना ठोस नहीं है जैसा कि करियर बिट का विश्लेषण कह रहा है। तो फिर सवाल वही घूम फिर कर आता है कि सरकार ने ये पुनर्विचार याचिका दायर ही क्यों की? अगर जीतने के चांस कम लग रहे हैं तो इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है? ये बिल्कुल वाजिब सवाल है और विश्लेषण इसके कुछ संभावित कह सकते हैं राजनीतिक पहलुओं की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, राजनीति में कई बार फैसले सिर्फ कानूनी जीत हार देखकर नहीं लिए जाते, उनका राजनीतिक असर क्या होगा ये भी देखा जाता है। आप कहना चाह रहे हैं कि कहीं इसके पीछे चुनावी गणित तो नहीं? विश्लेषण इसी संभावना को टटोल रहा है। जैसा हम जानते हैं, पड़ोसी राज्य बिहार में चुनाव का माहौल है। हाँ। उत्तर प्रदेश में भी 2027 में विधानसभा चुनाव होने, और शिक्षक चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, एक बहुत बड़ा और ऑर्गेनाइज ग्रुप होते हैं। उनका वोट काफी मायने रखता है। ये तो है। तो ऐसे में सरकार शायद ये पुनर्विचार याचिका दायर करके एक मैसेज देना चाहती है कि देखो, हम शिक्षकों के हितों के लिए कितने फिक्रमंद हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी नौकरी बचाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। नतीजा चाहे जो भी हो, ये कोशिश शिक्षकों के बीच सरकार की इमेज को बेहतर बना सकती है। हाँ, ये बात तो है। और विश्लेषण में एक और बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि ये सरकार के लिए एक तरह की विन विन सिचुएशन हो सकती है। ये कैसे, जरा समझाएंगे? विन विन का मतलब कि नतीजा चाहे जो भी निकले, सरकार को फायदा हो सकता है। सोचिए, अगर मान लीजिए किसी तरह याचिका मंजूर हो जाती है और शिक्षकों को टीईटी से राहत मिल जाती है, जिसकी कानूनी संभावना जैसा हमने डिस्कस किया विश्लेषण के हिसाब से कम है, पर मान लीजिए हो जाता है। हाँ, मान लेते हैं। तो सरकार इसका पूरा क्रेडिट लेगी। वो कहेगी कि देखिए, हमने लड़ाई लड़ी और आपके लिए जीत हासिल की। सही है। और अगर याचिका खारिज हो जाती है, जैसा कि कानूनी विश्लेषण इशारा कर रहा है, तब भी सरकार ये कह सकती है कि भाई, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हमने सुप्रीम कोर्ट में आपकी आवाज उठाई, मजबूती से आपका पक्ष रखा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, वो सर्वोपरि है, हम उसका सम्मान करते हैं। इस तरह हारने के बाद भी वो शिक्षकों की सहानुभूति हासिल कर सकते हैं, ये दिखा करके हमने प्रयास तो किया था, है ना? ये रणनीति को जानी पहचानी सी लग रही है। विश्लेषण में 2017 चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर जो कमेटी बनी थी उसका भी जिक्र है। कहा जाता है उसकी रिपोर्ट कभी सामने ही नहीं आई। क्या ये कुछ वैसा ही कदम है? विश्लेषण इसी तुलना की ओर इशारा कर रहा है कि क्या ये कदम भी एक तरह का राजनीतिक दांव है जिसका मकसद फौरी तौर पर शिक्षकों को साधना है, भले ही कोई पक्का कानूनी हल ना निकले। ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सरकार वाकई कानूनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है या ये कदम किसी और उद्देश्य से उठाया गया है? और क्या ये भी हो सकता है कि ये याचिका शिक्षकों या उनके जो संगठन हैं उनके दबाव में डाली गई हो? अक्सर ऐसे मामलों में सरकार पर काफी प्रेशर होता है। हाँ, ये भी एक संभावना है जिस पर विश्लेषण सवाल उठा रहा है। शिक्षक संघ काफी एक्टिव होते हैं, अपनी मांगे रखते हैं, दबाव बनाते हैं।
तो हो सकता है कि उनके दबाव में या शायद थोड़ी जल्दबाजी में ये याचिका फाइल कर दी गई हो, बिना इस बात का इंतजार किए कि पहले कानूनी आधार को और मजबूत किया जाए, मतलब कानून में जरूरी बदलाव किए बिना। जी, क्योंकि अगर विश्लेषण सही है कि 2017 के आरटीई संशोधन कानून में बदलाव किए बिना, मतलब टेट की अनिवार्यता को कानूनी तौर पर इन शिक्षकों के लिए हटाए बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना याचिका को कमजोर बनाता है, तो सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक दिखावा है? क्या ये महज एक प्रतीकात्मक कदम है जिसका असल कानूनी नतीजा शायद बहुत लिमिटेड हो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में खासकर पुनर्विचार याचिका में आपको बहुत ही ठोस कानूनी ग्राउंड चाहिए होता है। सिर्फ इमोशनल अपील या अनुभव की दुहाई शायद काफी ना हो, जैसा हमने शिक्षा मित्र मामले में देखा भी था। बिल्कुल। विश्लेषण के मुताबिक अगर सरकार सच में इन शिक्षकों को स्थायी राहत देना चाहती थी, तो शायद ज्यादा लॉजिकल कदम ये होता कि पहले संसद के जरिए 2017 के संशोधन कानून में फिर से संशोधन करके इन शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता को स्पष्ट रूप से हटा दिया जाता। अच्छा, पहले कानून बदलते। हाँ, अगर वैसा हो जाता तो शायद सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत न पड़ती, या फिर उस बदले हुए कानून के आधार पर कोर्ट में ज्यादा मजबूती से बात रखी जा सकती थी। मौजूदा कानून के रहते सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना विश्लेषण की नजर में एक कमजोर रणनीति लगती है। तो कुल मिलाके तस्वीर ये बन रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें 5 साल से ज्यादा सेवा वाले शिक्षकों को टेट पास करने को कहा गया था। सरकार का तर्क अनुभव और ट्रेनिंग पर आधारित है। जी, लेकिन करियर बिट की विश्लेषण के आधार पर हमने ये भी देखा कि इस तर्क के कानूनी आधार पर कई गंभीर सवाल हैं, जैसे आरटीई एक्ट की धारा 23(1), फिर एनसीटी की 2010 वाली अधिसूचना, 2017 का संशोधन और सबसे अहम सुप्रीम कोर्ट का शिक्षा मित्र मामले में दिया गया फैसला। ये सब मिलकर सरकार के रास्ते में कानूनी मुश्किलें खड़ी करते दिख रहे हैं। बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि इस कदम के पीछे शायद सिर्फ कानूनी लड़ाई ही नहीं, बल्कि कुछ संभावित राजनीतिक वजहें भी हो सकती हैं। आने वाले चुनाव हैं, शिक्षकों का एक बड़ा वोट बैंक है और सरकार के लिए एक विन विन स्थिति बनाने की कोशिश, ये सब भी इस पूरी कहानी का हिस्सा हो सकते हैं, जैसा कि विश्लेषण इशारा कर रहा है। हाँ, इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि इस पुनर्विचार याचिका का भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट मौजूदा कानून को कैसे इंटरप्रेट करता है। क्या वो अनुभव और ट्रेनिंग को इतनी अहमियत देगा कि वो आरटी एक्ट और एनसीटी द्वारा तय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की कानूनी जरूरत को नजरअंदाज कर दे? विश्लेषण का निष्कर्ष तो यही लगता है कि बिना मौजूदा कानून में बदलाव किए ऐसा होना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो भविष्य के लिए एक नजीर बनेगा, और इसका असर सिर्फ उत्तर प्रदेश पर ही नहीं, बल्कि शायद पूरे देश में शिक्षक भर्ती और योग्यता के जो मानक हैं उन पर पड़ सकता है। ये भी देखना होगा कि कोर्ट अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल फिर से करता है या नहीं, और किन हालात में करता है। ये मामला वाकई कई परतें खोलता है। एक तरफ हजारों शिक्षकों की नौकरी है, उनके परिवारों का भविष्य दांव पर है। दूसरी तरफ शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल है, कानूनी मानकों का सवाल है, और इन सब के बीच कहीं ना कहीं राजनीति भी अपनी भूमिका निभा रही है। सही कहा आपने। ये स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब नियम बदलते हैं तो जो लोग सिस्टम का लंबे समय से हिस्सा रहे हैं, उनके हितों और जो नई कानूनी जरूरतें हैं उनके बीच संतुलन कैसे साधा जाए। क्या अनुभव को योग्यता का विकल्प मान लिया जाना चाहिए, या फिर न्यूनतम मानक सबके लिए बराबर होने चाहिए, चाहे कोई कितना भी अनुभवी क्यों ना हो? और एक आखिरी सवाल जो मन में आता है, इस मामले का नतीजा चाहे जो भी निकले, ये भविष्य में योग्य शिक्षक की परिभाषा को कैसे प्रभावित करेगा? क्या हम अनुभव को ज्यादा तवज्जो देंगे या फिर जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है उनको? ये बहस शायद आगे भी चलती रहेगी। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।